हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक नंबर सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन के मिनिमम दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट वो होता है जो कि कम मात्रा में होता है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, समांगी मिश्रण, उसको बोला जाता है विलियन या सॉल्यूशन। तो विलियन के दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट है तो उस विलियन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलियन। चार है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन या चतुरंगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मिनिमम दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की जो टर्म्स होते हैं, जिनको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हमने मोलैरिटी को डिस्कस कर लिया था। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करी जाए तो सभी फॉर्मूले में ऊपर की तरफ हमको रखना होता है विलेय पदार्थ को, सॉल्यूट की मात्रा को, और नीचे की तरफ हम जनरली लेते हैं सॉल्यूशन की मात्रा, या फिर कभी कभी मोलैरिटी में जो डिस्कस करेंगे तो कभी कभी हम सॉल्वेंट की मात्रा भी लेंगे वहाँ पर। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 लगा देते थे। मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स के लिए फॉर्मूला हमारा ये था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, वेट दिया हुआ है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है, ml में है वॉल्यूम हमारा, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे W इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास और इंटू वॉल्यूम। और यहाँ पर वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। और यहाँ पर वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। तो ये थे कुछ इसके फॉर्मूले, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। उसमें हमने देखा था कि कुछ फॉर्मूले या कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी थे जहाँ पर हमें वॉल्यूम ना देकर मास दिया हुआ था विलियन का, तो वहाँ पे हमने डेंसिटी की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि वॉल्यूम को मास में और मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता है। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया हुआ हो, मास दे रखा हो, तो वहां पर डेंसिटी की जरूर दी होगी, जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उस मास को पहले कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम में। फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद देखोगे कि जो वॉल्यूम निकल के आया है क्या वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 मोलर HCl, इसके 50 ml, 2 मोलर HCl के 50 ml, 0.5 मोलर NaOH कि कितने वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज या फिर उदासीन कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज या उदासीन कर सकते हैं, हमें ये बताना है। देखिए समझिए, हमारे पास में एक एसिड है, 2 मोलर HCl है, उसके 50 ml की जरूरत पड़ रही है। किसके लिए? 0.5 मोलर NaOH के सॉल्यूशन के लिए। उस सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम बताना है कि 0.5 मोलर NaOH के कितने ml इस 2 मोलर HCl के 50 ml को न्यूट्रलाइज या उदासीन कर सकते हैं। तब इक्वेशन हमें कौन सी यूज करनी है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या होगी इक्वेशन? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। इसको हम तब यूज करेंगे जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो, तब इस इक्वेशन को यूज करना है। कैसे पहचानेंगे? HCl को अगर तोड़ेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा, तो सिर्फ एक H प्लस देगा। NaOH को तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, तो सिर्फ एक OH माइनस। तो यहाँ पर भी एक H प्लस मिल रहा है, यहाँ भी एक OH माइनस मिल रहा है। दोनों तरफ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इस इक्वेशन को आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है उसको लिख लेते हैं। M1 क्या है हमारा? 2 HCl के लिए। V1 क्या है, कितना वॉल्यूम ले रहे हैं इसका? 50 ml इज इक्वल टू मोलैरिटी किसकी? NaOH की, कितना? 0.5। V2 हमें निकालना है, V2। तो V2 निकालना है तो क्या करते हैं, 0.5 को नीचे ले जाओ, तो 2 इंटू 50 अपॉन में 0.5। 0.5 यहाँ से उड़ाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, 5 से चला जाएगा 100 टाइम्स। 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2 यानी कि 200 ml। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 200 ml।
इसका मतलब ये है कि 2 मोलर HCl की 50 ml 0.5 मोलर NaOH की 200 ml को उदासीन कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी देखेंगे जहां पर हमें इन दोनों की जो सांद्रता है, यानी कि कहीं पर H+ की सांद्रता कम होगी और OH- की ज्यादा होगी। कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जब OH- कम हो और H+ ज्यादा हो। जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि वहीं पर H+O4 दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ NaOH दिया हुआ है। अब H+O4 का हमें पता है कि 2H+ देगा, लेकिन NaOH सिर्फ एक OH- देता है। तब ये इक्वेशन से अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। उसके लिए भी हम देखेंगे, लेकिन वो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लिखेंगे पहले हम लोग, नॉर्मेलिटी समझेंगे, उसी के बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। चलिए मोलैरिटी हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी, या हिंदी में नॉर्मलता। तो जैसे मैंने कहा सभी फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उन सभी में ऊपर की तरफ सॉल्यूट की मात्रा लेनी है, विलेय की मात्रा, और नीचे की तरफ विलयन या विलायक की मात्रा। तो वो जो मात्रा है वो डिफर कर सकती है, उसी के आधार पर उनके नाम होते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला हम देख रहे हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मल का। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V इन लीटर। क्या है फॉर्मूला? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, जो कि V है। अब इसकी डेफिनेशन निकालते हैं यहाँ से, जैसे पहले करी थी हमने। इसको 1 मान लेते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या है? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर विलयन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। तो अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है ये मास ऑफ द सॉल्यूट या वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। तो एक ये फॉर्मूला हमारा हो गया। इसको तब यूज करेंगे जब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का पहले से दिया हो। अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखकर पहले ये निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट और फॉर्मूले में रख देंगे। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया हुआ है तो जैसे हमने पहले देखा है, कुछ नहीं करना है, ऊपर 1000 लगाना है बस। नीचे की तरफ तुल्यांकी भार E इंटू वॉल्यूम किसमें? ml में। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं नॉर्मेलिटी के। क्या है ये? इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसमें से एक हमारा एसिड होता है और एक बेस के लिए होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पर एसिड का कोई वॉल्यूम किसी बेस के किसी वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज कर रहा हो, तो वहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। या फिर अगर मिक्सचर की बात कर रहे हो, जैसे मोलैरिटी हमने देखा था, तो फॉर्मूला सेम ही रहना है, वहाँ पे m की जगह पर n रख देगा। तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं नॉर्मलिटी, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें जो मेन चीज है वो है तुल्यांकी भार या फिर इक्विवेलेंट निकालना, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मोलैरिटी वाली इक्वेशन में हमने क्या करा था, यहाँ पर नीचे अणुभार आ रहा था तो उसको निकालना बहुत ईजी होता है। बस सभी के परमाणु भार रखो, उनको जोड़ो और अणुभार निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है? तुल्यांकी भार है। अब इसको कैसे निकालें? तो इसको निकालने के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। डिपेंड करता है कि हमको दिया हुआ क्या है। हमको एसिड दिया हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है, या हमें सॉल्ट दिया हुआ है, या फिर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो रहा है, वो दिया हुआ है हमें। तो जैसा हमारे पास में कंपाउंड होगा, जैसी सिचुएशन दी हुई होगी, उसी के हिसाब से तुल्यांकी भार निकाला जाता है। तो अब तुल्यांकी भार देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तुल्यांकी भार या फिर इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट वेट। मैं सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलता हूँ ताकि हिंदी वाले जो है उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो और इंग्लिश वाले हैं वो भी अच्छे से समझ पाए। तो इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार, मॉलिक्यूलर मास हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अणुभार, बटे में एक्स फैक्टर, बटे में एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या है, अणुभार तो समझ में आ रहा है, ये एक्स फैक्टर क्या है। तो एक्स फैक्टर है हमारा, अगर एसिड दिया हुआ है तो उस एसिड की क्षारकता, बेसिसिटी, अम्ल के लिए क्या यूज करते हैं, उसकी क्षारकता की कितने H+ वो दे रहा है। अगर बेस दिया हुआ है तो उसकी देखेंगे फिर एसिडिटी, एसिडिटी कितनी है उसकी, यानी कितने OH- दे रहा है वो। और यदि सोल्ट दिया हुआ है तो देखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, क्योंकि कोई भी कंपाउंड तभी बनता है जब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो। इसके अलावा अगर हमें कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन मिल रहा है तो चेंज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या होगा ये, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये होगा एक्स की वैल्यू। एसिड दिया हुआ है तो एसिड में चेक करोगे कि कितने H+ दे रहा है, वो इसकी कहलाती है क्षारकता या बेसिसिटी। बेस अगर दिया हुआ है क्षार तो उसमें देखोगे कितने OH- दे रहा है वो, तो वो कहलाएगी उसकी एसिडिटी। अगर कोई सोल्ट है तो उसमें देखोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है तो उसमें देखोगे लेफ्ट से राइट चलने पर ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो पहले देखते हैं हम एसिड के लिए। फर्स्ट फॉर एसिड, अम्ल के लिए, तो अम्ल के लिए फॉर्मूला तुल्यांकी भार का क्या रहना है, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बटे में, मॉलिक्यूलर मास बटे में उसकी क्षारकता, इसकी अम्ल की। अब अम्ल की क्षारकता का क्या मतलब है, नंबर ऑफ H+ गिवन, कोई अम्ल किसी विलयन में कितने H+ देगा वो कहलाती है उसकी क्षारकता या बेसिसिटी। जैसे HCl, HCl को जब हम आयनाइज करेंगे तो ये एक प्रोटॉन देगा H+ और एक देगा Cl-। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन दे रहा है, तो यहाँ पर HCl की बेसिसिटी कितनी हुई, 1। तो इसलिए HCl को बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। HCl क्या कहलाता है, मोनो बेसिक एसिड। क्यों कहला रहा है, क्योंकि सिर्फ एक H+ दे रहा है तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अब इसका निकालते हैं तुल्यांकी भार, E of HCl। तो पहले अणुभार, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, डिवाइड करेंगे एक्स फैक्टर से। अम्ल ले रहे हैं तो उसमें बेसिसिटी चेक करेंगे, बेसिसिटी यानी कि कितने H+ दिए इसने, सिर्फ 1 दिया, तो 1 से डिवाइड करोगे तो इसका तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 36.5। तो HCl के लिए या फिर कोई और मोनोबेसिक एसिड अगर है तो जो उसका तुल्यांकी भार है वही उसका अणुभार भी होगा, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो उस पर कोई फर्क पड़ना है नहीं, जो वैल्यू है वही आएगी। तो HCl का निकल गया 36.5। ओके, दूसरा एसिड देखते हैं। चलिए H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। अभी हमें पता है कि अगर ये कंप्लीटली आयनाइज होता है तो 2 H+ देगा और सल्फेट आयन देगा। अब ये क्या है, एक एसिड है, कितने प्रोटॉन दे रहा है, 2 प्रोटॉन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। जितने H+ देगा वही इसकी बेसिसिटी या क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे हम, डाई बेसिक एसिड। ऐसा एसिड जो 2 H+ दे रहा हो उसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। अब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो E of H2SO4 इज इक्वल टू उसका अणुभार H2SO4 का, तो 2 + 32 + 4 × 16, डिवाइड करेंगे कितने से, 2 प्रोटॉन दे रहे हैं तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 अणुभार बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 49। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कोई H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड। अब ये जो आर्थोफास्फोरिक एसिड है ये हमें पता है 3 प्रोटॉन देगा कंप्लीटली आयनाइज होकर,
तो 3H+ और फास्फेट 3-। ऐसे तो बनता है कोई अभी जितना प्लस होता है उतना ही माइनस भी बनता है। तो यहाँ पर ये कितने प्रोटॉन्स दे रहा है? 3 प्रोटॉन। तो ये कैसा एसिड कहलाएगा? ट्राई बेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है, क्षारकता 3 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो इसके अणुभार को 3 से डिवाइड करेंगे। तो EOH3PO4 कितना हो जाएगा ये? तो H3 है तो ये 3 × 1, फास्फोरस का होता है 30 और ऑक्सीजन है 4 तो 4 × 16 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3A और 30 है तो 33 और 64, तो 64 और 33 कितना हो गया? 64 और 33 अपॉन में 3, ये कितना होगा भाई? 4 और 3 7, 6 और 3 9 बटे में 3, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 1 0, 3 3 9, 32.3 समथिंग। ओके, 33.33 समथिंग। तो ये तो बच्चों अम्ल के लिए क्या निकालना? तुल्यांकी भार। ओके, क्या करना है? अम्ल का अनुभार लेना है और बटे में डिवाइड करोगे कितने H+ को दे रहा है। 1 H+ दे रहा है तो 1 से डिवाइड करोगे, 2 H+ दे रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे, 3 दे रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे हम। अब देखते हैं क्षार के लिए कैसे निकालेंगे। तो क्षार या बेस वे पदार्थ जो विलयन में OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, उसको बोला जाता है क्षार या बेस। और कोई क्षार कितने OH- दे रहा है वो कहलाती है उसकी एसिडिटी, अम्लता। अम्ल के लिए यूज करते हैं क्षारकता, क्षार के लिए यूज करते हैं अम्लता। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए फॉर बेस, क्षार के लिए। तो क्षार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? तुल्यांकी भार E बराबर मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार बटे में उसकी एसिडिटी। क्षार के लिए क्या देखते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन। कोई क्षार विलयन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है वो कहलाती है उसकी एसिडिटी। जैसे NaOH। अब ये जो NaOH है हमें पता है ये एक तो Na+ देगा और एक OH- देगा। जो पदार्थ विलयन में OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर कितने OH- इसने दिए हैं? सिर्फ 1 दिया है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 1 हुई। तो इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट NaOH का। तो ऊपर रखेंगे इसका अणुभार, सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 अपॉन में 1 क्यों? क्योंकि एक OH- दिया, तो कितना आ गया बच्चों? ये 40, 41 से डिवाइड करोगे इतना ही आएगा। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार उसके अणुभार के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एसिडिटी सिर्फ 1 होती है। तो ENaOH कितना होगा? 40। चलिए अब ऐसे क्षार देखते हैं जो 2 OH- देते हैं, जैसे MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा एक तो Mg2+ में और 2 OH- में। कितने से OH- दिए? 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 2। तो यानी कि जो अणुभार है उसको कितने से डिवाइड करेंगे हम? 2 से, तब जाकर क्या आएगा? तुल्यांकी भार। तो Mg होता है 24, ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 × 16, हाइड्रोजन भी 2 है तो 2 × 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया बच्चों? 16 दूनी 32, 32 और 24 कितना हो गया? 32 और 24 और 2, 24 और 2 26, सॉरी 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 और 24 बटे में 2, 4 4 8, 3 और 2 5 बटे में 2। तो ये बच्चों कितना आ गया? 2 3 4, 2 9 18। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 29, अणुभार का आधा। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं। 24, ओके, 32 और 2 कितना हो गया? 34 और 34 और 24 4 4 8 और 2 3 5। ठीक है, ओके।
चलिए तीसरा देखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH बोल रहे हैं। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम +3 आयन बनेगा और 3 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। इसकी बेसिसिटी कितनी है, सॉरी एसिडिटी कितनी है, 3 OH माइनस दिए, तो इसके अणुभार को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 × 16, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, 27 और 3 30 और 16 किया 48, तो 30 + 48 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 8, 4 और 3 7 बटे में 3, तो ये बच्चों कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 26। तो ये था क्षारों के लिए। तो क्षारों के लिए अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे, उसको उतने नंबर से डिवाइड करेंगे जितने वो OH माइनस दे रहा है। चलिए इसको रफ कर देते हैं और अब देखते हैं सोल्ट के लिए कैसे निकालेंगे। सोल्ट के लिए तो सोल्ट क्या होते हैं, सोल्ट वे पदार्थ हैं, सोल्ट को हिंदी में बोलते हैं लवण, वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार देते हैं उसको क्या बोला जाता है, लवण या सोल्ट। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं उसको बोलते हैं लवण। नहीं समझे, समझते हैं। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, इनकी अगर रिएक्शन कराई जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, द्वितीय विस्थापन। तो बनता क्या है, एक तो NaCl और एक H2O। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा है जिसकी वजह से एक लवण बन रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो जो NaCl बना है इसी को बोलते हैं लवण। या फिर इसी को अगर आप तोड़ोगे वाटर के अंदर तो यही फिर ये बना देता है HCl और NaOH। तो वे पदार्थ जो जल अपघटन पर क्या दे, अम्ल और क्षार, या जो अम्ल और क्षार के मिलने से बने उसको बोला जाता है लवण। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, इसके लिए सोल्ट के लिए। तो फॉर सोल्ट, कि सोल्ट के लिए कैसे निकालेंगे। तो सोल्ट के लिए निकालने हैं अगर तुल्यांकी भार में ऊपर हमेशा अणुभार ही रहना है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगा किसका फॉर्मूला, सोल्ट के लिए। ओके, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं NaCl का निकालते हैं। NaCl कैसे टूटता है, एक Na+ देता है और एक Cl-। तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज है टोटल, सिर्फ 1 है, तो इसके अणुभार को कितने से डिवाइड करेंगे, 1 से, तब जाकर क्या आएगा इसका तुल्यांकी भार। तो इसका कितना हो जाएगा अणुभार, 23 + 35.5 अपॉन में 1। तो E of NaCl इज इक्वल टू 58.5। तो जितना इसका अणुभार होगा उतना ही इसका तुल्यांकी भार भी होगा। ओके, और देखते हैं MgCl2। ओके, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो एक तो ये बनाएगा क्या, Mg+2, दो क्या बनाएगा, Cl-। अब कितने Mg+2 दिए इसने, कितने धनायन दिए, 1 2, दो पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अणुभार को कितने से डिवाइड करेंगे हम, 2 से। तो MgCl2 इसका अणुभार लेंगे तो 24 + 2 × 35.5 डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से, कितना हो जाएगा ये, तो 24 और प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 7 और 2 9, तो ये हो गया 2 4 8, 2 7 14, 47.4। तो MgCl2 का तुल्यांकी भार कितना होगा, 47.4। ओके, एक और देखते हैं K2SO4। K2SO4 कैसे टूटेगा ये, 2K+ और सल्फेट 2-, कितने पॉजिटिव चार्ज दिए, 2 × 1, दो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक पर 1+ है, 2 पर 2+ होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसकी भी
अणुभार को कितने से डिवाइड करेंगे हम, कितने से, 2 से। ओके, तो कितना आ जाएगा, K2SO4 का अगर हमें निकालना है तो पोटेशियम 2 इंटू 19 प्लस 32 सल्फर का और ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको टोटल कर लेते हैं, 19 की 2 में करेंगे तो 38 आएगा, इसको 32 से प्लस करेंगे और 64 अपॉन में 2। तो 38 फिर कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 8 14, हाथ से लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 अपॉन में 2। 2 7 14, सॉरी 2 6 12 और 2 7 14, 67 आएगा बच्चों। तो K2SO4 का तुल्यांक भार कितना होता है, 67। ओके, ऐसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट भी निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट देखते हैं, चलो, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस कितने एल्यूमिनियम देगा ये, 2 एल्यूमिनियम। सल्फेट कितने देगा, 3 सल्फेट। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, चाहे तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी यौगिक में सेम रहते हैं। तो कितने पॉजिटिव चार्ज दिए, 1 पर 3 प्लस है और ये 2 है, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर तुल्यांक भार निकालना है तो इसके अणुभार को कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से। एल्यूमिनियम 2 इंटू 27, सल्फेट, सल्फर कितना है 3, तो 3 इंटू 32, ऑप्शन कितना है 12, तो 12 इंटू 16 और अपॉन में 3। तो इनसे डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करके देख लेना, काफ़ी लंबा बैठ जाएगा, टाइम लग जाएगा इसमें काफ़ी करने में। तो ये था तुल्यांक भार ज्ञात करना। कहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहाँ पर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई हो तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पर देखना है आपको कि लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लो आपको मैग्नीज का कोई आयन दिया हुआ है और उसका यहाँ पर +7 है और वहाँ पर जाने पर +2 है, तो 7 - 2 5, तो 5 का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ तो उसके अणुभार को 5 से डिवाइड करके तुल्यांक भार आ जाएगा। तो ये था इसका मेथड। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं हम, नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में क्या है रिलेशनशिप, इसको देखते हैं। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो सबसे अच्छा मेथड है कि दोनों के फॉर्मूले लिखें और उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, रिलेशनशिप आ जाएगा आराम से। तो हमें निकालना है रिलेशनशिप, किसमें, हमें निकालना है मोलरता और नॉर्मलता में। क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो पहले मोलरता का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मोलरता बराबर पदार्थ का भार, ओके, अपॉन में उसका अणुभार मॉलिक्यूलर मास इनटू आयतन लीटर में। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मलता का क्या था, पदार्थ का भार W बटे में उसका तुल्यांक भार इनटू वॉल्यूम लीटर में। जब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे क्या होगा, जो नीचे वाली है सबसे वो ऊपर चली जाएगी, तो M/N इज इक्वल टू W इंटू E इंटू V अपॉन W इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू V। तो W से W कैंसिल, V से V कैंसिल, तो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा, तुल्यांक भार अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो एक ही हो गया हमारा। ओके, इसका भी शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है देखिए जरा। मैं अगर नॉर्मेलिटी चाहता हूँ यहाँ से तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी को ले रहा हूँ मैं, तो मोलैरिटी इंटू ये इसके पास चला जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में तुल्यांक भार। ओके, तो तुल्यांक भार का क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, है ना, और अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू एक्स फैक्टर। ओके, अपॉन में एक्स फैक्टर। तो अगर इसकी मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, तो वो एक्स ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, n इज इक्वल टू m और इंटू एक्स फैक्टर। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और मोलैरिटी गिवन है तब क्या करेंगे, मोलैरिटी को उसके एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे अगर H2SO4 दिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी पता है 2 मोलर है, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्स फैक्टर 2 होता है। अगर आपको निकालना है किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, उसका फैक्टर 6 होता है, क्योंकि 6 धनाएं देता है ना वो, Al+3 2 देता है वो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये था मोलरता और नॉर्मलता में सम। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 मोलर H2SO4 की 100 ml 1 मोलर NaOH के कितने ml को न्यूट्रलाइज करेंगे, कितने ml को न्यूट्रलाइज या उदासीन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं कि वो तुरंत इसमें इक्वेशन लगा देते हैं M1V1 = M2V2, जो कि गलत हो जाती है। वो इक्वेशन तब लगाते हैं हम जितने H+ हो उतने ही OH- भी हो। अब यहाँ पे दोनों की संख्या सेम है क्या, यहाँ पे 2 H+ देगा और ये 1 OH- देगा, तो OH- तो कम है, H+ ज़्यादा है, तो वो इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तब क्या करेंगे हम, तब हम ऐसे करेंगे कुछ, या तो आप मोलरता को नॉर्मलता में बदल लो, तब वैल्यू निकाल लो, और तब फॉर्मूला लगा दो N1V1 = N2V2। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके H2SO4 भी और NaOH को भी, इनको नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मुझे निकालना है किसकी, H2SO4 की नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 = मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इंटू इसका एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है, अम्ल है ये, तो 2 H+ देगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलैरिटी कितना दे रखा है 2 × 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 4 है। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी 4। NaOH अगर देखोगे तो ये सिर्फ एक ही देगा OH-, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो इसकी मोलैरिटी की ही बराबर होगी। देख लीजिए, NaOH × एक्स फैक्टर, मोलैरिटी कितनी है 1, और 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, एक ही दे रहा है क्योंकि, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1 हो। ओके, अब इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या है, फटाफट लगाएंगे, N1V1 = N2V2। N1 कितना है 4, इसका आयतन कितना है वॉल्यूम 100, N2 1, इसका वॉल्यूम निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा V2, तो V2 कितना जाएगा बच्चों, 4 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 ml, तो ये आ गया हमारा आंसर 400 ml। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, तो ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी की इक्वेशन हम वहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मोलैरिटी है उसकी इक्वेशन जो है जनरली हम तभी लगाते हैं जब जितने H+ है उतने ही OH- भी, तब इस इक्वेशन को यूज करते हैं। चलिए नॉर्मेलिटी के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे उनको। चलिए, इससे पहले हमने मोलैरिटी के क्वेश्चंस भी देखे थे, तो उसी की तरह ही है कुछ ये भी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस भी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उन वैल्यूज को किस तरह से पुट करना है ये पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। चलिए फटाफट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। फाइंड आउट द वेट ऑफ 0.2N H2SO4। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेट ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, ये दिया है 0.2 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन जो है उसका हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो सोचो जरा यहाँ पर क्या फॉर्मूला रख सकते हैं। अगर हमको वॉल्यूम नहीं दी गई है तो हम 1 लीटर उसको सपोज करके चलेंगे कि 1 लीटर के अंदर H2SO4 के 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं, ये इसका मतलब है। तो फटाफट नॉर्मेलिटी की इक्वेशन लगाते हैं, नॉर्मेलिटी = वेट, ओके, वेट अपॉन में इसका इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। अब वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हैं हम 1 लीटर, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, 0.2 = W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 98/2 49 इंटू 1, तो W निकालना है तो 49 को इधर ले जाएंगे, तो W = 0.2 × 49, तो
तो 2 की इसमें 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 18, 2 चौका 8 और 1 9, तो 2 9.8 ग्राम। ये आ गया हमारा आंसर। तो वेट कितना आएगा H2SO4 का? 9.8 ग्राम H2SO4। ओके, इसके अलावा कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आपको कुछ चीज़ें भी देखने को मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जैसे एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी नॉर्मल। कौन सा सॉल्यूशन? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी मीन्स होता है आधा, तो इसका मतलब क्या है? n/2 सॉल्यूशन। ओके, या फिर बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। बाई मीन्स 2 टाइम्स, तो 2n। ऐसे को बोलते थे डाई नॉर्मल। एक होता है डेसी नॉर्मल। डेसी यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो n/10। या एक होता है डेका नॉर्मल। तो डेका नॉर्मल में क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। ऐसी मोलैरिटी भी होती है, सेमी मोलर m/2, बाई मोलर 2m, डेसी मोलर m/10 और डेका मोलर 10m। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन क्या है? 20% एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो उसकी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं इसको कैसे करेंगे हम, नॉर्मेलिटी भी और मोलैरिटी भी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये है 20% एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसकी हमें क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी निकालनी है, और इसकी मोलैरिटी भी पूछ रहा है। देखो कैसे करें, किसी एक को निकाल लीजिए, दूसरा आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 20% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई 100 ml का सॉल्यूशन होगा, उसमें से 20 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट रहा होगा। तो वॉल्यूम पता चल गया हमें, कितनी है वॉल्यूम? 100 ml। वेट कितना है सॉल्यूट का? 20 ग्राम। बस, तो फॉर्मूले जल्दी जल्दी रखिए इसको। नॉर्मेलिटी निकालिए फटाफट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000। 1000 इसलिए लेंगे क्योंकि जो वॉल्यूम है वो ml में है, अपॉन में इसका इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो डब्ल्यू कितना है? 20 ग्राम इंटू 1000। और एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा? अब तो निकालना पड़ेगा इसको। अब कितना होगा ये? तो ये इक्विवेलेंट वेट हमारा डिवाइड करके आता है 57। ओके, ये 57 आएगा, डिवाइड करके देख लेना, अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा? 200 अपॉन में 57। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 4 टाइम्स जाएगा, तो यह जाएगा हमारा आंसर 200/57। ओके, मोलैरिटी निकालनी तो ईजी है, फॉर्मूला लगाइए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी है? 200/57। ओके, और इसी के डिवाइड में क्या जा रहा है? एक्स जा रहा है। एक्स फैक्टर कितना था? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 200/57 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 और 6 पंजे 30, 30 और 4 34। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चा, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे फिर इसके। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में फिर हम स्ट्रेंथ देखेंगे और मोलैरिटी देखेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम या 40 की जगह चलो 49 ले लेते हैं। 49 ग्राम H2SO4 इज डिजोल्ड, ये खुला हुआ है किसमें? इन 200 की जगह चलिए हम ले लेते हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो वो पूछ रहा है कि बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। ओके, कोई विलियम है H2SO4 का 500 ml का, उसमें 49 ग्राम H2SO4 डिजोल्व है, हमें इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो निकालते हैं फटाफट। चलिए पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू वो वेट इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। वेट कितना है? 49 इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98
इंटू 500 ml वॉल्यूम है। 49 से 98 जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 500 1000, तो इसकी मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। तो ये हो जाएगा बच्चे इसका आंसर। नॉर्मलिटी निकालनी ईजी है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर H+O4 के लिए कितना है, कितने देगा H प्लस, ये 2H+, तो इसकी मोलैरिटी को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई नॉर्मलिटी 2 है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसकी मोलैरिटी होगी 1 मोलर और इसकी नॉर्मलिटी होगी 2 नॉर्मल। ओके बच्चा, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके 12th के सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप BSc फाइनल ईयर में हो तो भी इसमें से चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ डेरिवेशन पूछे जाते हैं, और अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो डेरिवेशन में से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर सिंपली न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में हम लोग करेंगे फिर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, स्ट्रेंथ क्या होती है, उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल, और फिर देखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, फिर परसेंटेज वेट, वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उनको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।